नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कल्चर। मित्रों, आज फिर हम एक अलग से विषय लेके आए हैं कुमार साईं जी के साथ। कुमार साईं जी आज जो विषय ले रहे हैं, मेरा मानना है ये आज ज्योतिष के प्लेटफॉर्म्स पे नहीं डिस्कस किया जाता। नया विषय है और आगे चलकर हम इसे अपने करिकुलम में भी डालेंगे। हम इसका आगे से एजुकेशन का पार्ट भी बनाने वाले हैं। तो वो विषय क्या है और विषय के बारे में जो भी जानकारी है वो देने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार कुमार साई जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। आज की हमारी जो टॉपिक है वो फंडामेंटल्स ऑफ मीना नाड़ी के ऊपर है। नाड़ी का अर्थ है सूक्ष्मता। मीना नाड़ी हमको नक्षत्र के सहायता से कैसे जन्म कुंडली की सूक्ष्मता से एनालिसिस किया जा सकता है उसके ऊपर एक डिटेल जानकारी देता है। आजकल हमारी जो नक्षत्र ज्योतिष, जो कि कृष्णमूर्ति पद्धति हो या फिर कस्पल इंटरलिंक हो या फिर नक्षत्र नाड़ी हो, ये जो फाउंडेशंस, ये जो नक्षत्र के बेसिस पर हॉरोस्कोप की एनालिसिस करना, ये फाउंडेशन जिससे लिया गया है वो ओरिजिनल टेक्स्ट मीना नाड़ी है। आज हम इसी फंडामेंटल्स ऑफ मीना नाड़ी के ऊपर एक डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ये हमारी आज की कंटेंट है। हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर प्लैनेट्स के गुण उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर प्लैनेट्स के बीच जो फ्रेंडशिप और एनिमिटी है उसके ऊपर देखेंगे। हमारे मीन नाड़ी में जीव और शरीर के ऊपर एक विस्तृत चर्चा किया जाएगा, जो कि इसके फाउंडेशन मान के हम चल सकते हैं। फिर दिग्बल ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर देखेंगे। सात्विक दृष्टांत देखा जाएगा। भिन्न पद थ्योरी है, नया थ्योरी है, उसके ऊपर थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कालांश, यानी कि जिसको सबलौड बोलते हैं, उपनक्षत्र बोलते हैं, उसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। फिर बेसिक नाड़ी रूल्स इन दशा एनालिसिस उसको डिस्कशन करेंगे। फिर गोचरीय पद्धति से कैसे हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स करते हैं उसको देखेंगे। फिर दशा और ट्रांजिट से कैसे हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को अप्लाई करते हैं उसको देखेंगे। और आज जो हम पढ़े उसके ऊपर फाइनली एक कंक्लूजन भी देंगे। तो इंट्रोडक्शन पे ये देखते हैं कि मीना नाड़ी जो है ये स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, जो कि नक्षत्र ज्योतिष है, इसके फाउंडेशन है। इसके मेनली दो को फाउंडर हैं। एक है श्री आर गोपाल कृष्ण राव जी, जिनको मीना वन बोला जाता है, और दूसरे हैं श्री एन बी राघवाचार्य जी, जिनको मीना टू बोला जाता है। लेट श्री आर गोपाल कृष्ण राव जी ने अपने 3 वॉल्यूम का एक बुक है जिसका नाम है नाड़ी ज्योतिषा और द स्टेलर सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो इन्होंने 1950s के मिड में इसको पब्लिश किए थे। ये पहली बुक थी जिसमें नक्षत्र के आधारित हमारे जन्म कुंडली की जो विश्लेषण थी, इसमें एक डिटेल क्लियर कट अप्रोच डिस्कशन किया गया था। इनके मृत्यु के बाद उनके दोस्त श्री एन वी राघवाचार्य जी ने मीन नाड़ी में, नक्षत्र ज्योतिषी में, ओरिजिनल नक्षत्र ज्योतिषी में फर्दर रिसर्च करके कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए आइडियाज डाल के उसको रिफाइनमेंट और एक्यूरेसी एंड प्रेडिक्शन उसमें ला दिए। इसके वजह से मीन नाड़ी जो है नक्षत्र सिस्टम के थ्रू ज्योतिषीय गणना के लिए एक अद्भुत सिस्टम माना जाता है। मीन नाड़ी में हम नक्षत्र को प्लैनेट के अपेक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते हैं। ऐसा क्यों, हम अगले स्लाइड में देखेंगे। हमारे जो जोडियक बेल्ट है वो पृथ्वी को 360 डिग्री में कवर किया गया है। उस जोडियक बेल्ट को अगर हम 30-30 डिग्री में 12 इक्वल हिस्सों में बांट दें तो हर एक हिस्से को एक राशि माना जाता है, यानी कि एक राशि की जो स्पैन है वो 30 डिग्री का होता है। अगर उसी जोडियक बेल्ट को हम 27 इक्वल हिस्सों में बांट दें तो हर एक हिस्सा 13 डिग्री 20 मिनट का होगा। इसको एक नक्षत्र माना जाता है। क्योंकि नक्षत्र का स्पान राशि के स्पान से छोटा है, इसका वजह से नक्षत्र सूक्ष्मता से रिजल्ट देने में कैपेबल है। इसके वजह से नक्षत्र सिस्टम को राशि और प्लैनेट्स में सिस्टम से सुपीरियर माना जाता है इन जनरल इन नक्षत्र ज्योतिष। यहाँ पे नक्षत्र को प्लैनेट की ओनरशिप दिया गया है, क्योंकि इन जनरल जो हम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है वहां पे नक्षत्र के देवता होते हैं, उनके डेइटी होते हैं। एग्जाम्पल के ओर से अश्विनी नक्षत्र के अश्विनी कुमारस होते हैं, भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं यम, कृतिका नक्षत्र के अग्निदेव। मगर मीना नाड़ी में प्लैनेट्स को नक्षत्र का स्वामित्व प्रदान किया गया है। जैसे कि हमारे अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हो गए केतु,
भरणी नक्षत्र के शुक्र, कृतिका नक्षत्र के सूर्य एंड सो ऑन। ये जो क्लासिफिकेशन नक्षत्र बेस्ड किया गया है ये विंशोत्तरी दशा सिस्टम के रेफरेंस में किया गया है, क्योंकि हम अगर अष्टोत्तरी या योगिनी दशा देखें तो नक्षत्र के स्वामित्व अलग अलग प्लैनेट्स को मिल जाता है। इसीलिए मीन नाड़ी में सिर्फ और सिर्फ विंशोत्तरी दशा का प्रयोग किया जाता है। अनलाइक द मॉडर्न स्टेलर सिस्टम, आजकल जो एडवांस वो केपी एस्ट्रोलॉजी हो गए या फिर कस्पल इंटरलिंक हो गए, इनमें सब भाव चलित चार्ट की प्रयोग होती है, जो कि प्लासिडियन सिस्टम है, वो इंडियन सिस्टम है नहीं। मीन नाड़ी में लग्न कुंडली, जो कि हमारा बर्थ चार्ट है, उसका नवांश कुंडली, दृष्टांत चार्ट, इन सब की प्रयोग से हम होरोस्कोपी एनालिसिस करते हैं। अगर एनाम्स की बात करें तो ट्रू लहरी चित्र एनाम्स के सहायता से हम प्लानिटरी लॉन्गिट्यूड्स की एक्यूरेसी करते हैं। अब हम आते हैं प्लैनेट से गुण पे। महर्षि पराशर हो गए, जेमिनी हो गए, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके मत भिन्न भिन्न हैं प्लैनेट्स के गुण की ओर। वैसे ही मीना नाड़ी में भी प्लैनेट्स के गुण को अलग तरीके से देखा गया है। यहाँ पे मरकरी और जुपिटर को सात्विक प्लैनेट माना गया है, सूर्य, चंद्र और शुक्र को राजसिक प्लैनेट माना गया है, मंगल, शनि, राहु और केतु को तामसिक प्लैनेट माना गया है। सात्विक प्लैनेट्स इन जनरल प्योर नेचर के होते हैं। राजसिक प्लैनेट जो हैं वो प्योर और इम्प्योर बोथ गुड एंड बैड कैरेक्टर कैरी करते हैं। तामसिक प्लैनेट जो है वो उग्र स्वभाव के रहते हैं। अगर कोई भी ग्रह एक सात्विक ग्रह के नक्षत्र में रह जाता है तो उसकी एलिमेंट्स को इतनी डिस्टरबेंस नहीं होती, या फिर अगर वो ग्रह अपने एलिमेंट के नक्षत्र में हो जाता है, जैसे कि कोई राजसिक प्लैनेट अगर राजसिक के नक्षत्र में या फिर तामसिक प्लैनेट अगर तामसिक के नक्षत्र में रह जाता है, तो इतनी उनमें डिस्टरबेंस नहीं होती रिलेटेड टू रिजल्ट गिविंग कैपेसिटी। मगर अगर कोई भी सात्विक और राजसिक ग्रह अगर तामसिक प्लैनेट के नक्षत्र में आ जाए, या फिर कोई तामसिक ग्रह अगर राजसिक प्लैनेट के नक्षत्र में आ जाए, तो उसके रिजल्ट गिविंग कैपेसिटी में बड़ी ही हैम्पर पैदा हो जाता है। अब फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी अमंग प्लैनेट्स देखते हैं। सूर्य जो है जुपिटर, मून और मार्स को अपना दोस्त मानता है। वेनस, सैटर्न, राहु, केतु को शत्रु मानता है। वैसे ही चंद्रमा जो है जुपिटर और सन, ये नाड़ी में हम जुपिटर और सन ले रहे हैं, इसको हमारा दोस्त मानता है। और सैटर्न, राहु, केतु को चंद्रमा अपनी दुश्मन मानता है। मंगल जो है बृहस्पति को अपना मित्र मानता है, मरकरी को अपना शत्रु मानता है। मरकरी जो है शुक्र को अपना मित्र मानता है, चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। बृहस्पति जो है सन, मून एंड मार्स को अपना मित्र मानता है, मरकरी वीनस को अपना शत्रु मानता है। शुक्र जो है मरकरी, सैटर्न और राहु को अपना मित्र मानता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल को मानता है। शनि जो है मरकरी एंड वीनस को अपना मित्र मानता है, सन, मून को अपना शत्रु मानता है। राहु का एकमात्र मित्र है जो कि वीनस, और शत्रु है दो, सन एंड मून। केतु जो है जुपिटर को अपना मित्र मानता है, सूर्य, चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। अब कॉन्सेप्ट है जीवा एंड शरीर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम जब भी हॉरोस्कोप की एक व्यू देखते हैं तो एक भाव की जो स्ट्रेंथ है वो या तो भाव बल या फिर उसके प्लानिटरी प्लेसमेंट, डिस्पोजिटर वगैरह का देखते हैं, हम नक्षत्र लेवल पे कहीं नहीं जाते। मीन नाड़ी में जीव और शरीर को एक भाव की स्ट्रेंथ निकालने के लिए बहुत जोरों से यूज किया जाता है। कोई भी भाव का स्वामी होता है जिसको भावेश बोलते हैं। उस भावेश जिस नक्षत्र में रहता है उस नक्षत्र स्वामी को उस भाव का जीव यानी कि आत्मा माना गया है। वो जीव वाला प्लैनेट जिस नक्षत्र में होता है उसको उस ओरिजिनल भाव का शरीर माना गया है। किसी भाव का भावेश जो नक्षत्र में रहता है वो स्वामी अगर कोई एग्जल्टेड या फिर ओन हाउस वाले प्लैनेट के साथ कंजाइन होके बैठता हो तो वो जो एग्जल्टेड या फिर ओन साइन में रहने वाला प्लैनेट उस भाव का जीव बन जाता है, और उस एग्जल्टेड व ओन हाउस प्लैनेट का जो नक्षत्र स्वामी है वो उस भाव का शरीर बन जाता है। अगर कोई भावेश अपने ही नक्षत्र में हो तो वो भावेश खुद उस भाव का जीव बन जाता है, और उस भाव में जो राशि होता है उसका स्वामी उस भाव का शरीर बन जाता है। कोई भी जीव और शरीर अगर केंद्र या त्रिकोण भाव के साथ रिलेटेड हो तो वो स्ट्रॉन्ग माना गया है। मगर जीव और शरीर अगर त्रिषणाय या फिर त्रिक भाव में या फिर परस्पर षडाष्टक संबंध अगर बनाते हों
तो वो उस भाव को वीक देते हैं, जिसके हिसाब से वो भाव अपने जो डिजायर रिजल्ट है वो अपने फुल पोटेंशियल में देने में अक्षम हो जाता है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं ये जीव और शरीर कैसे निकालते हैं, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम सातवें भाव पर विचार करते हैं। सेवेंथ भाव का जो स्वामी है वो शनि है। अब हम चेकिंग करेंगे शनि किस नक्षत्र में है। शनि यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में है। इसका वजह से सातवें भाव का जो जीव हो गया वो चंद्रमा हो गया। अब हम चंद्रमा के नक्षत्र को देखेंगे। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, तो सातवें भाव का जो शरीर हो गया वो राहु हो गया। अब सातवें भाव का अगर हम जनरल ऊपर ऊपर से देखें तो सातवें भाव का स्वामी शनि है, जो कि 10वें भाव में बैठा है, जुपिटर से दृष्ट है। तो सातवें भाव को स्ट्रांग मान लेंगे। मगर अगर हम अंदर घुसे नक्षत्र लेवल पे, तो सातवें भाव का जो जीव है चंद्रमा, वो 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होके 7th में बैठा है। इसका वजह से उस जीव में थोड़ी सी एप्लीकेशन आ गई। सेकेंड बात है, सातवें भाव का जो शरीर है वो राहु है। राहु यहाँ पे त्रिक भाव में यानी कि छठे भाव में बैठा है, शत्रु मंगल के साथ बैठा है। इसका वजह से सातवें भाव का जीव और शरीर दोनों एफ्लिक्टेड है। क्योंकि सातवें भाव एफ्लिक्टेड एफिशन में आ गया, इसके वजह से इनकी जो मैरिज थी वो विद इन फ्यू ईयर्स टूट गई और अपने हस्बैंड से ये सेपरेट हो गए। अब आती है कॉन्सेप्ट दिग्बला ऑफ प्लैनेट्स। लेट श्री एन बी राघवाचार्य जी, जिनको मीना टू भी बोला जाता है, ये दिग्बल ऑफ प्लैनेट्स को हमेशा एक इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं। दिग्बल का अर्थ है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। हर एक भाव जो हमारे हॉरोस्कोप में है एक एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उनमें से लग्न जो है वो ईस्टर्न डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन 4th हाउस, वेस्टर्न डायरेक्शन 7th हाउस और 10th हाउस दक्षिण दिशा को दिखाता है। मरकरी और जुपिटर जो है वो पूर्व दिशा यानी कि ईस्टर्न डायरेक्शन में दिग्बल प्राप्त करते हैं। इसीलिए वो अगर पहले भाव से जुड़े हुए हों तो उनको दिग्बल मिल जाता है। वैसे ही मून एंड वीनस 4th हाउस में यानी कि नदर्न डायरेक्शन में उनकी दिग्बल रहता है। शनि की वेस्टर्न डायरेक्शन में यानी कि 7th हाउस में दिग्बल रहता है। सन एंड मार्स का दक्षिण दिशा में यानी कि 10th हाउस में दिग्बल रहता है। अब ये प्लैनेट दिग्बल हासिल कैसे करता है? अगर हम ट्रेडिशनल मेथड में जाएं तो उसमें एक ही मेथड है। अगर ग्रह उस पर्टिकुलर भाव में बैठ जाए तो वो दिग्बली माना जाता है। मगर हम थोड़े से एडवांस मेथड भी यहाँ पे फॉलो करते हैं। प्लैनेट जिस नक्षत्र में हो वो नक्षत्र स्वामी अगर उस प्लैनेट के दिग्बल वाले हाउस में बैठ जाए तब भी प्लैनेट को दिग्बल मिल जाता है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि वो प्लैनेट अपने दिग्बल वाले हाउस में जो राशि हो रहा है उस दिग्बल वाले हाउस की भावेश के साथ अगर कंजंक्ट होके या फिर एस्पेक्ट से मिल जाए तो उस प्लैनेट को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। या फिर उस प्लैनेट का जो नक्षत्र स्वामी है वो अगर दिग्बल वाले हाउस के लॉर्ड के साथ कंजॉइन हो जाए या फिर एस्पेक्ट हो जाए तब भी वो ओरिजिनल प्लैनेट को दिग्बल मिल जाता है। अगर ये चारों भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तब और एक कंडीशन है, अगर वो प्लैनेट दिग्बल वाले हाउस के लॉर्ड के साथ साइन एक्सचेंज में हो या फिर उस प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी दिग्बल वाले प्लैनेट के हाउस के स्वामी के साथ साइन एक्सचेंज में हो तो ओरिजिनल प्लैनेट को दिग्बल मिल जाता है। अब हम एग्जाम्पल पे देखते हैं। ये टॉरस एसेंडेंट की कुंडली है। ये जो नेटिव है राहु की महादशा एंड जुपिटर के अंतरदशा में इनको एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हो गई थी। अब जुपिटर की हालत देखते हैं। जुपिटर यहाँ पे 7th हाउस में है, निस्बल स्टेट में है क्योंकि पहला घर इसका दिग्बल वाला हाउस है। मगर एक चीज है, जुपिटर जो है यहाँ पे शुक्र के साथ कंजाइन होकर बैठा है। शुक्र यहाँ पे लगन लॉर्ड है, इसका वजह से जुपिटर को दिग्बल मिल गई। अब जुपिटर जो है वो शनि के नक्षत्र में है। शनि इस कुंडली में योग कारक है। 9th और 10th लॉर्ड होके 10th हाउस में बैठ गया है। हम ये जानते हैं कि शनि का जो दिग्बल वाला हाउस है वो 7th हाउस है। यहाँ पे 7th लॉर्ड कौन है? मार्स 4th हाउस में है, शनि 10th हाउस में है। शनि और मार्स में परस्पर दृष्टि है, इसके वजह से शनि को भी दिग्बल प्राप्त हो रहा है। क्योंकि शनि दशमेश है इसके वजह से
जुपिटर शनि के नक्षत्र में होने की वजह से शनि का फल दिया, जिसके वजह से ये नेटिव जो है जुपिटर की अंतर्दशा में एसबीआई पीओ क्रैक करने में सक्षम हो गए। अब एक कॉन्सेप्ट है सात्विक दृष्टांत, इसको कुछ लोग उत्तम दृष्टांत भी बोलते हैं। एक साइन 30 डिग्री की होती है, उस राशि को अगर हम 3 हिस्सों में बांट दें तो हर एक हिस्सा 10-10 डिग्री का होगा। हर एक हिस्से को एक एक दृष्टांत बोला जाता है। मीन नाड़ी में दृष्टांत को सात्विक, राजसिक और तामसिक ऐसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। उनमें से जो सात्विक दृष्टांत, जिसको कि उत्तम दृष्टांत भी माना जाता है, इसके महत्व तो बहुत ज्यादा है। एक चर राशि यानी कि 1, 4, 7, 10, इन राशियों में 0 से 10 डिग्री के अंदर अगर कोई प्लैनेट बैठा हो तो वो सात्विक दृष्टांत में माना जाएगा। वैसे ही जो कि स्थिर राशि है 2, 5, 8, 11, इनमें अगर 10 से 20 डिग्री के अंदर कोई प्लैनेट बैठा हो वो सात्विक दृष्टांत में माना जाएगा। वैसे ही डुअल साइन यानी कि द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9, 12, इनमें अगर 20 से 30 डिग्री के अंदर कोई प्लैनेट बैठा हो वो सात्विक दृष्टांत में गिना जाएगा। अब सात्विक दृष्टांत का एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले हमको लगन को देखना है। लगन, लग्नेश, लगन नक्षत्र या लग्नेश का जो नक्षत्र स्वामी, इन चारों में से अगर कोई एक भी सात्विक दृष्टांत में अगर बैठ जाता है तो उस पर्सन को सोसाइटी में एक हायर स्टेटस और पोजीशनिंग लेने में एक अपर हैंड मिल जाता है। एग्जाम्पल की ओर से ये इंदिरा गांधी जी का चार्ट है, हमारे एक्स पीएम है। इनकी लग्नेश चंद्रमा है, वो सप्तम भाव में कैप्रिकॉन साइन में 6 डिग्री में बैठा हुआ है। कैप्रिकॉन साइन एक चर राशि है और 0 to 10 डिग्री के अंदर चर राशि में कोई ग्रह बैठा हो तो वो उत्तम दृष्टांत में बैठा हुआ माना जाता है। क्योंकि इनकी लग्नेश चंद्रमा उत्तम दृष्टांत में बैठा हुआ है, इसके वजह से ये अपनी जो लाइफ में एक सक्सेस अचीवमेंट और एक जो प्राइम मिनिस्टर की जो पदवी है, इनको एक अपर हैंड मिल गई इसको अचीव करने में। अब एक थ्योरी ऑफ भिन्न पद, ये नया थ्योरी है। दिस इज डिस्कवर्ड बाय श्री एन.वी. राघवाचार्य जी, मीनाटू जिनको बोलते हैं। हमारे 27 नक्षत्र होता है, उन 27 नक्षत्रों में से सन, मार्स और जुपिटर जिस नक्षत्र के स्वामी होते हैं उनको 2 कॉन्जिक्यूटिव साइन में उनके नक्षत्र जाता है। एग्जाम्पल की ओर से कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, उनका पहला पद एरीज साइन में है, 3 पद टॉरस साइन में है। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, 2 पद टॉरस साइन में है, 2 पद जेमिनी साइन में है। पुनर्वसु बृहस्पति का नक्षत्र है, 3 पद जेमिनी में है, 1 पद कैंसर में है। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है, 1 पद लियो में, 3 पद वर्गो में। चित्र नक्षत्र मार्स का नक्षत्र है, 2 पद वर्गो में, 2 पद लिब्रा में। विशाखा नक्षत्र जुपिटर का नक्षत्र है तो 3 पद लिब्रा में, 1 पद स्कॉर्पियो में। उत्तराषाढ़ सूर्य का नक्षत्र है तो 1 पद सजिटेरियस में, 3 पद कैप्रिकॉन में। धनिष्ठा जो है वो मंगल का नक्षत्र है तो 2 पद कैप्रिकॉन में, 2 पद एक्वेरियस में। पूरा भाद्रपद जुपिटर का नक्षत्र है तो 3 पद एक्वेरियस में और 1 पद पाइसेस में रहता है। जो भी प्लैनेट भिन्न पद वाले नक्षत्र में होता है, वो नक्षत्र जिन 2 राशियों में जाता है, वो 2 राशि जिस भाव में आते हैं, वो प्लैनेट उन दोनों भावों के रिजल्ट देने में सक्षम होता है। हमें एग्जाम्पल से देखते हैं। मेल नेटिव की कुंडली है, इनकी जब जुपिटर की महादशा और वीनस की अंतर्दशा शुरू हुई थी तो एक टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करिए, ग्रुप ए गवर्नमेंट जॉब में इनकी सिलेक्शन हुई थी। वो कैसे देखिए, सबसे पहले इनकी हम देखते हैं लगन की ओर। लग्नेश बृहस्पति है, बृहस्पति इनकी स्थिर राशि वृश्चिक राशि में 9वें भाव में बैठा है। अब एक स्थिर राशि का 10 to 20 डिग्री के अंदर कोई प्लैनेट बैठ जाए तो वो उत्तम दृष्टांत या फिर सात्विक दृष्टांत में माना जाता है। जुपिटर जो है वो 15 डिग्री में है, इसके लिए इनका जो लगन है वो सात्विक दृष्टांत से कनेक्शन मिल जाता है, जिनको जिससे इनको एक अपर हैंड मिल जाता है एक सोसाइटी में प्रेस्टीज लाने के लिए। अब बात करते हैं भिन्न पद की। इनका जो शुक्र के अंतर्दशा में इनकी सिलेक्शन हुई, शुक्र नीच राशि में है 7वें भाव में देखिए। मगर ये बात नोटिस कीजिए, ये शुक्र जो है वो 8 डिग्री वर्गो है, यानी कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, उसका 3 पद जो है वर्गो साइन में है, मगर 1 पद लियो साइन में प्रीवियस हाउस में भी है, जिसके वजह से शुक्र जो है 7th हाउस के साथ साथ 6th हाउस का रिजल्ट देने में भी सक्षम है। इसका वजह से, और 6th हाउस क्या दिखाता है?
सक्सेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसके वजह से इनको शुक्र की अंतर्दशा में एक टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की सहायता मिल गई। यहाँ पे एक बात नोट करने की है, अगर कोई भी प्लैनेट अपनी डेबिलिटेशन साइन में हो मगर वो अगर भिन्न पद वाले नक्षत्र में आ जाता है, वो दो घरों की रिजल्ट देता है। चूंकि ये दो ग्रहों की रिजल्ट देता है, इसके वजह से इसकी डेबिलिटेशन की कैंसलेशन माना जाता है एज पर मीना नाड़ी। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ कालांश, जिसको हम उप नक्षत्र या फिर सबलॉर्ड भी बोलते हैं। हम जानते हैं एक नक्षत्र का स्पान है 13 डिग्री 20 मिनट यानी कि 800 मिनट। अगर हम इस नक्षत्र को, ये 13 डिग्री 20 मिनट को अगर 9 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर एक हिस्से को एक एक सबलॉर्ड बोलेंगे। जैसे कि अगर एक राशि 30 डिग्री का होता है, उसको अगर हम 9 हिस्सों में बांट दें तो हर एक हिस्सा एक नवांश मिलता है। नवांश डिसाइड करता है एक राशि में बैठे हुए प्लैनेट की क्वालिटी। वैसे ही एक सबलॉर्ड डिसाइड करता है एक नक्षत्र कौन से क्वालिटी के रिजल्ट हमको देता है। कोई भी भाव का जब जीव और शरीर हम एग्जामिन करते हैं, उसके साथ साथ जीव वाला ग्रह किस सबलॉर्ड में है उसकी भी एनालिसिस हमको करनी चाहिए, क्योंकि सबलॉर्ड दिखाता है एंड रिजल्ट। कोई भी सबलॉर्ड अगर केंद्र या फिर त्रिकोण या फिर दिग्बल प्राप्त हो, एक अच्छे गुण में अगर उपस्थित हो, तो वो जिस भाव के साथ कनेक्ट होता है या फिर जिस प्लैनेट की दशा अंतर्दशा में एक्टिवेट होता है, तो उसका एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा रहता है इन जनरल। बट यही सब लॉर्ड अगर त्रिषणाय या फिर त्रिक भाव के साथ कनेक्शन में आ जाए तो ये एडवर्स रिजल्ट, एंड रिजल्ट एक चीज का एडवर्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है। ये सब लॉर्ड ऐसे कैलकुलेट कैसे होता है, एक एग्जांपल से देखेंगे। एक कालांश यानी कि एक प्लैनेट अगर एज ए सबलॉर्ड आ जाए तो उसका स्पैन कितना रहता है। सबसे पहले हम उस प्लैनेट को विंशोत्तरी दशा में कितना टोटल ईयर एलोकेट किया गया है उसको लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय एक नक्षत्र का स्पैन कितना होता है उसको लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एक विंशोत्तरी साइकिल में कितना ईयर होता है उसको कर देंगे। एग्जाम्पल की ओर से जुपिटर को लेते हैं। अगर जुपिटर एज ए सबलॉर्ड अपीयर होता है किसी नक्षत्र में तो वो कितना स्पैन कैरी करता है। तो सबसे पहले जुपिटर को विंशोत्तरी दशा में 16 साल एलोकेट किया गया है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय एक नक्षत्र का स्पैन कितना है 13 डिग्री 20 मिनट, उसको लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 120 कर देंगे। अब उस 13 डिग्री 20 मिनट को अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 800 मिनट निकलता है, इक्वल टू 16 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 120, तो निकलेगा 106.67 मिनट, यानी कि 1 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड। इसका अर्थ यह है कि एक नक्षत्र का जो 13 डिग्री 20 मिनट का स्पान है उनमें से 1 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड का जो स्पान है वो जुपिटर एज ए सबलॉर्ड कैरी करता है। वैसे ही सारे प्लैनेट्स सबलॉर्ड में कितना एज ए सबलॉर्ड कितना स्पैन कैरी करते हैं एक नक्षत्र में, उसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। केतु कैरी करता है 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड का स्पैन, वीनस कैरी करता है 2 डिग्री 13 मिनट एंड 20 सेकंड का स्पैन, सन कैरी करता है 40 सेकंड, मून कैरी करता है 1 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड, मार्स कैरी करता है 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड, राहु कैरी करता है 2 डिग्री, जुपिटर कैरी करता है 1 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड, शनि कैरी करता है 2 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड और मरकरी कैरी करता है 1 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड। अगर हम इन सारी लॉन्गिट्यूड्स को ऐड कर दें तो हमको एक नक्षत्र का टोटल स्पैन जो कि 13 डिग्री 20 मिनट है वो हमको मिल जाएगा। अब इस सबलॉर्ड का एप्लीकेशन क्या है वो हम देखते हैं। ये एक नेटिव की कुंडली है, इनकी मैरिज हो गई थी 40 साल की उम्र में, बहुत ही लेट। ऐसा क्यों, सबसे पहले देखते हैं इनके 7वें भाव पे। 7th लॉर्ड इनका जुपिटर है। अब हम जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड हो गया वीनस, यानी कि 7th भाव का जो जीव है वो हो गया वीनस। अब वीनस किस नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है, तो सूर्य बन गया 7th हाउस का शरीर। अब हम इस जीव और शरीर को एनालिसिस करते हैं। शुक्र जो है वो 8म भाव में है, शनि और मंगल से दृष्ट है, इसके वजह से शुक्र हो गया एफ्लिक्टेड, 7th हाउस का आत्मा एफ्लिक्टेड हो गया। अब हम शरीर के बारे में देखते हैं। सूर्य जो है टॉरस साइन, एक अनफ्रेंडली साइन में है, राहु के साथ बैठा है, तो 7th भाव का शरीर भी एफ्लिक्शन में आ गया, जीव और शरीर दोनों एफ्लिक्शन हो गए। तो इसका अर्थ यह है कि इनको शादी नहीं करना चाहिए क्योंकि शादी होने की पॉसिबिलिटी गायब हो गई। बट अगर हम
सेवेंथ हाउस का जो जीव है शुक्र, उसकी अगर सबलॉर्ड देखते हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा चौथे भाव में दिग्बल प्राप्त करके बैठा है, एज ए 11th लॉर्ड है, और 7th लॉर्ड जुपिटर के साथ बैठा है, जिसके वजह से जीव और शरीर एप्लिकेशन होने के बावजूद, चूंकि जीव का जो सबलॉर्ड है वो एंड रिजल्ट यानी कि 7th भाव में मैरिज की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, इसका वजह से चाहे लेट हो मगर 40 साल की उम्र में भी इस नेटिव की शादी हो गई। अब हम बेसिक नाड़ी रूल देखेंगे दशा एनालिसिस में कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक प्रॉमिस या योग जो एक भाव दिखा रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है एज पर द पोजिशनिंग ऑफ जीवा एंड शरीर। फिर हम देखेंगे दशा का स्वामी, जिस महादशा या अंतरदशा चल रहा है उनके स्वामी किस भाव का स्वामी है, कहाँ जाके बैठा है। फिर हम देखेंगे वो जो दशा स्वामी है किन प्लैनेट के साथ के बैठा है और किन प्लैनेट के से इनको दृष्टियां मिल रही हैं। फिर देखेंगे वो जो प्लैनेट है उसका नक्षत्र स्वामी कौन है और उसका उपनक्षत्र स्वामी यानी कि सबलॉर्ड कौन है, और उस नक्षत्र उपनक्षत्र स्वामी किस किस घर में बैठे हैं, किस घर का स्वामी है और उनका गुण क्या है। और फाइनली हम देखेंगे कि वो जो प्लैनेट है नवांश में किस पोजीशन में बैठा है। यहाँ पे एक नोट है कि जो दशा लॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा लाइफ इवेंट, शादी हो गई, मैरिज हो गई, पढ़ाई हो गई, चाइल्ड बर्थ हो गई, वो लाइफ इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। उस दशा लॉर्ड का जो नक्षत्र स्वामी है वो रिप्रेजेंट करता है वो लाइफ इवेंट फुलफिल होगी कि नहीं, और जो दशा लॉर्ड का जो सब लॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ इवेंट फुलफिल होने के बाद एंड रिजल्ट क्या है। शादी तो हो गई, उसके बाद क्या है, किस टाइप की क्वालिटी ऑफ मैरिज क्या है, वो रिप्रेजेंट करेगा सब लॉर्ड। और नवांश में दशा स्वामी किस राशि में बैठा है वो रिप्रेजेंट करेगा वो जो रिजल्ट हमको मिल रहा है उसके पीरियड में कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक मिल रहा है। अब राहु केतु के बात आते करते हैं। राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं और जिस भावों के स्वामियों के साथ कंजंक्शन में होते हैं उन भावों के रिजल्ट वो प्राइमरीली देते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं हो रहा है तो देखेंगे कि राहु केतु पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, जिस ग्रह की दृष्टि है वो ग्रह कहां से दृष्टि डाल रहा है और किस घर का स्वामी है, उसका रिजल्ट भी राहु केतु अपने पीरियड में देंगे। फिर आता है राहु केतु जिस प्लेनेट के नक्षत्र में हो वो नक्षत्र स्वामी किस घर में बैठा है और किस भावों का स्वामी है, उसका रिजल्ट वो देगा। फाइनली वो रिजल्ट देता है राहु केतु आपका डिस्पोजिटर कहाँ जाके बैठा है, उसका रिजल्ट वो देगा। यहाँ पे एक नोट है कि अगर मल्टीपल प्लैनेट राहु केतु के साथ कॉन्जाइन हो या फिर उस पर दृष्टि डाल रहे हो तो वो प्लैनेट जो राहु केतु के डिग्री के समीप है उनका रिजल्ट राहु केतु प्रोमिनेंटली उनके पीरियड में देने में सक्षम है। अब हम ट्रांजिट पे आते हैं। प्लानिटरी ट्रांजिट दो तरह का होता है, स्थूल गोचर और एक है सूक्ष्म गोचर। स्थूल गोचर क्या है, जब हम किसी प्लानेट को गोचरीय स्थिति में राशि से राशि हाउस से हाउस मूव करते हुए देखते हैं उसको स्थूल गोचर माना जाता है। सूक्ष्म गोचर है नक्षत्र नक्षत्र देखना कि एक राशि में एक घर में 3 नक्षत्र आएंगे तो प्लानेट के नक्षत्र वाइज जो मूवमेंट है उसकी एनालिसिस को सूक्ष्म गोचर माना जाता है। एक प्लानेट के गोचर में उसके फंक्शनल नेचर की एक बड़ी सिग्निफिकेंट रोल रहता है। अगर कोई फंक्शनल बेनिफिक यानी कि धर्म त्रिकोण 159 का लॉर्ड कोई भी घर से अगर पास होके जा रहा है वो अगर किसी केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के नक्षत्र में जा रहा हो तो बड़ी ही अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम है। एट द सेम टाइम अगर वही फंक्शनल बेनिफिक किसी भी एक त्रिशराय या फिर त्रिक भाव के स्वामी के नक्षत्र से जा रहा हो तो वो थोड़ी सी एडवर्स रिजल्ट देने में भी सक्षम होता है। अब देखते हैं कि कोई केंद्र या त्रिकोण का स्वामी अगर गोचर में दूसरे केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी के ऊपर से अगर जाए तो उसके पीरियड में फ्रूटफुल रिजल्ट हमको मिलता है। अगर कोई फंक्शनल मेलिफिक यानी कि हमारे जो काम त्रिकोण या फिर त्रिक भाव के स्वामी हो वो अगर किसी केंद्रीय त्रिकोण लॉर्ड के नक्षत्र होते हैं तो वो जो मेलिफिक रिजल्ट देते हैं उनमें इतनी इंटेंसिटी नहीं रहती, कम मेलिफिक रिजल्ट देते हैं। बट यही फंक्शनल मेलिफिक अगर
दूसरे फंक्शनल मेलेफिक के नक्षत्र में पास कर रहा हो तो बहुत ही हार्मफुल रिजल्ट उस ट्रांजिट में हमको मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। सारे प्लैनेट्स के ट्रांजिट में से जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जो कि जुपिटर, सटर्न, राहु, केतु, ये एक राशि और नक्षत्र में दीर्घ काल तक रहते हैं। इसके वजह से इनकी गोचर एक मुख्य भूमिका अदा करता है ट्रांजिट एनालिसिस में। इसके साथ ही महादशा और अंतरदशा स्वामी की ट्रांजिट भी हम देखते हैं ड्यूरिंग टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। यहाँ पे एक नोट ये है कि ट्रांजिट को विंशोत्तरी दशा चेकिंग करने के बाद ही यहाँ पे यूज करना है। अगर कोई विंशोत्तरी दशा कोई भी प्रोमिस को अगर सिग्निफाई नहीं कर रहा हो तो उस केस में गोचर चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट क्यों ना दे रहा हो, मगर वो इवेंट फ्रक्टिफाई नहीं हो सकता है एज पर द ट्रेडिशनल सिस्टम या मीन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब हम दशा और ट्रांजिट के एप्लीकेशन देखते हैं। ये नेटिव की बर्थ डिटेल्स दिया गया है। ये 14 दिसंबर 2022 में शनि की महादशा और मंगल के अंतरदशा में इनकी शादी हो गई थी। अब देखते हैं कि महादशा स्वामी शनि जो है उसके ऊपर देखते हैं। शनि एक तामसिक ग्रह है। वो मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र यानी कि अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है और उसका जो सबलॉर्ड है वो राहु है। शनि तामसिक ग्रह है, उसका नक्षत्र स्वामी तामसिक है, सबलॉर्ड भी तामसिक है। इनकी नेचर एक ही टाइप का है। इसके वजह से क्वालिटी वाइज ये जो रिजल्ट देगा प्योर फॉर्म में देगा, उसमें डिस्टरबेंस नहीं आएगी। अगर अंतरदशा स्वामी मंगल को देखते हैं तो मंगल टॉरस साइन में मृगशिर नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में। सबलॉर्ड है शनि। मंगल एक तामसिक ग्रह है, नक्षत्र स्वामी तामसिक है, सबलॉर्ड भी तामसिक है। इसके वजह से मंगल जो भी रिजल्ट देगा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में देगा, इसमें डिस्टरबेंस नहीं आएगी। अब शनि जो है वो 7th और 8th लॉर्ड होके 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो वो जो लाइफ इवेंट अपने दशा में एक्टिवेट करेगा वो 7वें घर से रिलेटेड, 8वें घर से रिलेटेड और 9वें घर से रिलेटेड लाइफ इवेंट एक्टिवेट होगा। रिजल्ट क्या मिलेगा वो शनि का नक्षत्र स्वामी बताएगा। क्योंकि शनि अपने ही नक्षत्र में बैठा है तो वो भी नक्षत्र लेवल पे 7th, 8th और 9th हाउस का रिजल्ट मिल रहा है, जिसके वजह से इनकी शादी महादशा ने परमिशन दे दी। अब महादशा राहु के अंतर्दशा, राहु के सबलॉर्ड में है, क्योंकि राहु शनि का सबलॉर्ड है। राहु जो है वो तीसरे भाव में है। राहु किसी के साथ कंजंक्शन नहीं है मगर दृष्टि आ रही है शनि की, तो राहु जो रिजल्ट दे रहा है 3, 7, 8, 9 दे रहा है, जो कि मैरिज के लिए फेवरेबल हाउसेस हैं। अब मंगल के अंतरदशा में इनकी शादी हुई थी। मंगल जो है 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड होके 11th हाउस में बैठ गया है। मृगशिर नक्षत्र में है। मृगशिर नक्षत्र टॉरस साइन में भी है, जेमिनी साइन में भी है, एक भिन्न पद नक्षत्र हो गया। तो मंगल 11th हाउस के साथ साथ द्वादश घर का भी फल देगा। इसका वजह से 5, 10, 11, 12 भाव के जो लाइफ इवेंट्स हैं वो होने की पॉसिबिलिटी है मंगल की अंतरदशा में। एट द सेम टाइम मंगल जो है शुक्र के साथ कॉन्जॉइन होके बैठा है, तो वो 4th और 11th हाउस के लाइफ इवेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे है, तो 7th और 8th और 9th भाव की जो लाइफ इवेंट है उसको भी एक्टिवेट करने में मंगल कैपेबल है। इसीलिए मंगल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट बनता है इस कुंडली में। मंगल अपने ही नक्षत्र में है। इसका अर्थ मंगल 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन भावों के लाइफ इवेंट को सिग्निफाई भी कर रहा है और इन भावों के लाइफ इवेंट को फ्रक्टिफाई भी करेगा। मंगल शनि के उपनक्षत्र यानी कि शनि के सब लॉर्ड में है। अब शनि जो है वो 7th और 8th लॉर्ड होके 9th में बैठा है, तो सब लॉर्ड लेवल पे भी जो एंड रिजल्ट ऑफ मैरिज है वो सही आ रहा है। इसकी वजह से इनकी मैरिज शनि की महादशा मंगल की अंतरदशा में हो गई। अब यहीं पे ही हम नवांश देखते हैं। शनि जो है स्कॉर्पियो नवांश में है, मंगल जो है वर्गो नवांश में है। ये दोनों अनफ्रेंडली नवांश में है। अनफ्रेंडली नवांश में होने के वजह से इनकी जो शादी हुई थी, शादी हो तो गई मगर होने से पहले इनको बड़े सारे रिजेक्शन के थ्रू जाना पड़ा था। अब हम ट्रांजिट पे आते हैं कि ट्रांजिट की एनालिसिस कैसे करेंगे। ऑन द डे ऑफ मैरिज यानी कि 14 दिसंबर 2022 को
जो प्लानिटरी मूवमेंट्स थे वो ऐसे थे। मेनली अगर हम स्लो मूविंग प्लैनेट्स की बात करें तो जुपिटर जो था वो मीन राशि में था, 9th हाउस में था, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में था। तो शनि यहाँ पे 7th और 8th हाउस का स्वामी है जन्म कुंडली में। इसके वजह से बृहस्पति जो है 7th 8th और 9th भाव के क्वालिटीज दे रहा है अपने ट्रांजिट में। अब शनि की बात करते हैं। शनि स्वराशि से गोचर कर रहा था, धनिष्ठ नक्षत्र से जा रहा था, मंगल का नक्षत्र है। मंगल जो है वो यहाँ पे 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड है। तो शनि जो है 7th 5th एंड 10th हाउस के जो सिग्निफिकेशंस हैं वो दे रहा है। राहु जो है वो एरीज साइन से पास कर रहा था, और राहु जो था वो शुक्र के नक्षत्र में था, भरणी नक्षत्र से जा रहा था। शुक्र यहाँ पे 4th और 11th लॉर्ड है, और राहु बैठा था 10th हाउस में इन गोचर। तो राहु जो है 10th 4th और 11th हाउस के रिजल्ट को सिग्निफाई कर रहा था। केतु जो था वो लिब्रा साइन से जा रहा था, लिब्रा साइन 4th हाउस में आता है, और केतु जो जा रहा था वो राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से जा रहा था। अब राहु जो है जन्म कुंडली के 3rd हाउस में बैठा है, तो इसके वजह से केतु जो है वो 4th और 3rd हाउस को सिग्निफाई कर रहा था। मंगल जो है वो 11th हाउस से गोचर कर रहा था, और मंगल जो था वो रोहिणी नक्षत्र से जा रहा था। रोहिणी नक्षत्र स्वामी चंद्र है जो कि लग्नेश है, तो मंगल जो है वो 11th और लगन दोनों को सिग्निफाई कर रहा था। यहाँ पे एक बात अच्छे से देखिए कि जो जो भाव सिग्निफाई कर रहे हैं इन प्लानिटरी लेवल एंड नक्षत्र लेवल, हर एक ग्रह स्लो मूविंग प्लैनेट्स एंड दशा और अंतर्दशा स्वामी, वो मैरिज के लिए फेवरेबल हाउसेस हैं। 7th 9th 3rd हाउस 5th हाउस, कोई भी मैरिज के ओपोजिंग हाउस सिग्निफाई नहीं हो रहा था। इसीलिए उनको 14 दिसंबर 2022 शनि की महादशा और मार्च के अंतरदशा में इस प्लानिटरी ट्रांजिट के बदौलत इनकी शादी हो गई थी। अब आते हैं कंक्लूजन पे। हम जब कोई भी बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं सबसे पहले योग और प्रोमिस देखते हैं, एक हाउस से रिलेटेड। वो जो प्रोमिस देखा जाता है उस प्रोमिस की जो स्ट्रेंथ है वो जीव और शरीर, उस भाव का जो जीव और शरीर है उसके पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेकिंग किया जाता है। कोई भी होरोस्कोप में कितना भी अच्छा योग क्यों ना हो, मगर अगर वो जो योग बनाने वाले घर का जो जीव और शरीर है वो अगर वीक हो तो वो योग फ्रक्टिफाई नहीं होता है इन द एंटायर लाइफ पीरियड ऑफ द नेटिव। कोई भी ग्रह का जो नक्षत्र है और सबलॉर्ड है उनका गुण अगर सिमिलर हो या फिर फ्रेंडली गुण अगर हो तो वो प्लैनेट अपने प्योरेस्ट फॉर्म में रिजल्ट देने में सक्षम है। कोई भी प्लैनेट को अगर दिग्बल प्राप्त हो जाए थ्रू प्लैनेटरी लेवल और थ्रू नक्षत्र लेवल, तो वो प्लैनेट अपने दशा और अंतर्दशा में बड़ी ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने में कैपेबल है। जो भी नेटिव सात्विक दृष्कांड या उत्तम दृष्कांड जिसको बोलते हैं उसमें अगर उसका लगन लग्नेश या फिर लगन लग्नेश का नक्षत्र स्वामी अगर आ जाए तो उनको सोसाइटी में एक हाई पोजीशन अचीव करने में एक अपर हैंड मिल जाता है। अब आता है थ्योरी ऑफ भिन्न पद। कोई भी प्लैनेट अगर सन मार्स या जुपिटर के नक्षत्र में हो तो वो 2 कंजिक्यूटिव हाउसेस के रिजल्ट देने में सक्षम होता है, जिसके वजह से अगर कोई डेबिलिटेटेड प्लैनेट भी भिन्न पद नक्षत्र में आ जाता है तो उसको डेबिलिटेशन की कैंसिलेशन माना जाता है एज पर मीना नाड़ी। ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर दशा वो जो दशा स्वामी होता है वो लाइफ इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो दशा स्वामी जिस नक्षत्र में होता है वो नक्षत्र स्वामी रिप्रेजेंट करता है वो लाइफ इवेंट फुलफिल होगी ही नहीं, फ्रक्टिफिकेशन ऑफ लाइफ इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। सबलॉर्ड डिसाइड करता है वो जो लाइफ इवेंट फ्रक्टिफाई हुआ उसका एंड रिजल्ट क्या है, वो जो टेस्ट मिल रहा है वो रिप्रेजेंट करता है सबलॉर्ड। उसी वक्त दशा के बाद ट्रांजिट आता है। ट्रांजिट ऑफ स्लो मूविंग प्लैनेट्स जुपिटर सैटर्न राहु केतु मैटर करता है क्योंकि ये एक नक्षत्र या एक राशि या भाव में बड़े लंबे समय तक रहते हैं। इसके साथ ही महादशा और अंतरदशा स्वामी की ट्रांजिट्स भी बड़ा ही मुख्य भूमिका ग्रहण करता है। और फाइनली ये आता है कि बर्थ चार्ट में अगर प्रॉमिस एब्सेंट हो
योग एब्सेंट हो, या फिर किसी भाव का जीव और शरीर और उसका सबल जीव का सबलोड भी अगर कमजोर हो, तो कितना भी अच्छा दशा अंतरदशा ट्रांजिट क्यों ना आए, मगर वो जो इवेंट एसोसिएटेड विथ दैट भाव है वो कभी भी फ्रक्टिफाई नहीं हो सकता इन द एंटायर लाइफ पीरियड ऑफ दैट नेटिव। एक्सीलेंट, रियली रियली रियली, बहुत ही बढ़िया। मैंने बहुत ध्यान से एक एक शब्द को सुना, बहुत, मेरा पूरा फोकस एक एक शब्द पे था, और मैं महसूस कर रहा था कि कितनी इसमें डेप्थ में जाकर आपने मेहनत करी है। कुमार वास्तव में हमेशा नए नए विषय लेके आते हैं, और साधारण जो किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेंगे, वो सारे अलग अलग, और उसमें भी पूरी डेप्थ में रिसर्च लेवल पे काम करके बात। दैट्स एक्सीलेंट। एक अच्छे योग्य ज्योतिष की पहली पहचान ही यही होती है कि नई नई चीजों में उसको जानकारी लेकर अच्छे से दूसरों को देने की आदत है। तो बहुत अच्छे वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। कुमार का मोबाइल नंबर, कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं। किसी को कंसल्टेंसी संबंधित कोई बात करनी हो, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अभी हम बहुत जल्दी ही अगस्त में यही मीना नाड़ी को अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि वहां से बहुत सारे लोगों को मीना नाड़ी को बहुत अच्छे से सीखने, समझने और अप्लाई करने का तरीका समझ में आएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।